नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज एक हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं, भारत में आरक्षण का इतिहास। क्या भारत में आजादी के बाद आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई या आजादी के पहले? अगर आजादी के पहले आरक्षण की व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया गया था, किसने किया था, किस कानून प्रक्रिया के तहत किया गया था, और आजादी के बाद जो आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई उस पर हम बात करेंगे और उस पर जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बात करेंगे। अनुच्छेद 15(4) को कब जोड़ा गया, अनुच्छेद 16(4) का प्रावधान क्या है, क्या यह दोनों अनुच्छेद जो हमारे मूल अधिकार जो भाग 3 में है उसके क्या क्या अपने अपने निहितार्थ है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इंदिरा साहनीवाद क्या था, उसके बाद केशवानंद भारतीवाद, जिसमें हमने इस स्थितियों को समझने का प्रयास किया है। उसके बाद वर्तमान के सीन को देखेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय ईडब्ल्यूएस पर काम नहीं करता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो होता है जिसको 10% अलग से आरक्षण देने की बात की गई है। अभी भारत में ईडब्ल्यूएस को लेकर एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटी चारों को मिलाकर भारत में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। आज इन वीडियो में हम इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर बात करने वाले हैं, और यह जो हमारे वीडियोस की रूपरेखा होगी वह राजनीतिक पटल से बिल्कुल दूर होती है और हम सीधे मुद्दों पर बात करते हैं। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करने के पहले इसके टाइटल को समझते हैं और आगे की बात करते हैं। भारत में आरक्षण पर कानून तथा क्या है इसका इतिहास। भारत में आरक्षण पर कौन कौन से कानून है, कौन कौन से वाद है, कौन कौन से अनुच्छेद है हमारे संविधान में, कब आरक्षण की व्यवस्था को चालू किया गया, कब आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने के पीछे हमारे निहितार्थ क्या है, क्या आरक्षण समानता के अधिकार का हनन करता है या नहीं करता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो की रूपरेखा को समझते हुए आगे बात करते हैं। भारत में आरक्षण का इतिहास और वर्तमान, मतलब हम आरक्षण के भूत से लेकर वर्तमान की स्थितियों पर बात करेंगे। आरक्षण के इतिहास को आइए टटोलते हैं। तो आरक्षण का जो इतिहास है, अब आरक्षण के इतिहास अर्थ को समझते हैं। तो अर्थ क्या है, एक सरकारी नीति है। आरक्षण क्या है, एक सरकारी नीति है, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है। क्यों बनाई गई है, आइए इस पर बात करते हैं। तो इसका लक्ष्य क्या है, संवेदनशील और हाशिए पर मौजूद वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ना, सामाजिक न्याय। अब जो बनाया गया है यह सरकारी नीति के तहत आरक्षण को दिया गया है। अब ये आरक्षण क्यों दिया गया है, समाज के कुछ हिस्से हैं जो समाज की मुख्य धारा में हैं, लेकिन कई हिस्से हैं जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। उन समाज के वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। जो संवेदनशील और हाशिए पर मौजूद वर्ग है, संवेदनशील और हाशिए पर मौजूद वर्ग से अभिप्राय ऐसे वर्ग जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, और भारत में एक ऐसा वर्ग जो दैनिक आवश्यकताओं की अपनी पूर्ति करता है और दूसरे लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियम, कानून और व्यवस्थाओं को स्थापित करता है, व्यवस्थाएं दे रहा है। अब इन दोनों संवेदनशील और हाशिए पर खड़े वर्गों और उन वर्गों में हम समानता को कैसे स्थापित करें, उसी समानता को स्थापित करने के लिए भारत में आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया गया। आरक्षण क्या है, आरक्षण एक सरकारी नीति है, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है। किसके लिए काम करती है, जो भारत के संवेदनशील वर्ग हैं, चाहे वह ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, उनको क्या करना है, मुख्य धारे में लाने के लिए यह सरकारी नीति के तहत आरक्षण दिया जाता है। इसका एक अन्य पहलू है सकारात्मक भेदभाव। देखिए, जो हमारा संविधान है समता का अधिकार, समानता का अधिकार की बात करता है, लेकिन यह जो आरक्षण की व्यवस्था है वह सकारात्मक भेदभाव की व्यवस्था करता है। सकारात्मक भेदभाव से आप क्या समझते हैं, एक ऐसा भेदभाव जिसमें समान के साथ समान व्यवहार किया जाए, असमान लोगों के साथ अगर समान व्यवहार किया जाएगा। अब आप समझिए, एक किसी की आमदनी 50 लाख रुपए पर मंथ है और किसी की और कोई मनरेगा के तहत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है। दोनों के बच्चे पैदा हुए, हमारा मूल अधिकार है वह बड़ी संस्थाओं में अपनी शिक्षा ग्रहण करें, नौकरियों में उनको नौकरी मिले। यह भारत का हमारा संविधान कहता है कि सभी को समान न्याय और समान आपको जो सुविधाएं हो वह मुहैया कराई जाएगी, लेकिन दोनों के बीच तो बहुत ज्यादा अंतर है। तो उसी अंतर को पाटने के लिए हम सकारात्मक भेदभाव की बात करते हैं, एक ऐसा भेदभाव जिससे हमारे समाज में एक रूपता कायम हो सके, इसी को हम सकारात्मक भेदभाव कहते हैं। और उस सकारात्मक भेदभाव को के लिए सरकारी नीति के तहत आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई, और आरक्षण की व्यवस्था का एक मुख्य लक्ष्य ये था कि जो वर्ग हाशिए पर है, जो वर्ग संवेदनशील है, उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, चाहे वह राजनैतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो। इसको ध्यानगत रखते हुए यह
व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया गया है। अब आरक्षण के इतिहास को आइए हम टटोलते हैं। तो हिंदू धर्म के तहत जाति व्यवस्था लोगों को 4 वर्णों में विभाजित की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम इतिहास की बात करते हैं तो हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था थी वह 4 वर्णों पर आधारित थी। किस किस? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ब्राह्मण को क्या माना गया? ब्राह्मण को माना गया कि ब्रह्मा के मुख से इनकी उत्पत्ति हुई है। क्षत्रिय भुजाओं मतलब रक्षा करने वाला, वैश्य पेट पालने का जो काम करता हो, और शूद्र जो आपका सेवा भाव करता हो। इसी तरह हिंदू धर्म में यह जाति व्यवस्था का प्रादुर्भाव होता है। सभी वर्णों की कुछ विशिष्ट कार्य भी निर्धारित किए गए, लेकिन जो जाति व्यवस्था थी वह समाज में भेदभाव और छुआछूत को इससे बढ़ावा मिला। जो जाति व्यवस्था थी, जैसे ब्राह्मण के काम को अलग कर दिया गया, क्षत्रिय के काम को अलग कर दिया, वैश्य के काम को अलग कर दिया गया और शूद्र के काम को अलग कर दिया गया। अब इससे क्या हुआ? जो समाज था उसमें भेदभाव को बढ़ावा मिला, मतलब जातीय व्यवस्था जो आई उससे क्या मिला? भेदभाव को बढ़ावा मिला और एक दूसरे वर्णों के बीच, वर्गों के बीच, जातियों के बीच जो दूरियां हैं वो बढ़ती गई। लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किए गए, बुनियादी अधिकार तक उपलब्ध नहीं है। अब लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने लगे, ऐसा किया जाने लगा कि यह जो वर्ग है वही ये काम करेगा, ये वर्ग ये काम करेगा। अब इसी को लेकर अमानवीयता का व्यवहार इस समाज में अभी भी देखने को मिल जाता है। अब इसका परिणाम क्या हुआ? आरक्षण या सकारात्मक भेदभाव की व्यवस्था को आवश्यक समझा गया कि हम कब तक, हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, लेकिन एक हमारे समाज का ऐसा वर्ग है जिसके साथ हम भेदभाव कर रहे हैं और एक समाज का ऐसा वर्ग है जो हर जगहों पर अपने अस्थायित्व को स्थापित करते हुए चला जा रहा है वर्षों से, सदियों से। तो उसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए, उसी भेदभाव को खत्म करने के लिए, सभी वर्गों में समानता की जो दूरियां हैं उसको बिल्कुल कम करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया और सरकार के द्वारा आरक्षण या सकारात्मक भेदभाव की व्यवस्था को आवश्यक बताया गया। इसके बारे में एक मूल विचार आता है विलियम हंटर का। विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले द्वारा 1882 में आधार भेदभाव छुआछूत अधिनियम लाया गया और इस पर कार्य किया गया कि इसको कैसे हम इस भेदभाव को मिटाने का काम करें। ज्योतिबा फुले जिन्होंने क्या किया? जो सामाजिक भेदभाव है इसको मिटाने के लिए काम किया। जो वर्तमान की हमारी व्यवस्था लग रही है वह 1993 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा चालू की गई थी। जो यह वर्तमान की जो व्यवस्था है वो 1933 में, क्षमा चाहूंगा 1933 में कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड के द्वारा इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। और कम्युनल अवार्ड विभिन्न समूहों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र आदि की व्यवस्था की गई। कम्युनल अवार्ड का अर्थ क्या होता है कि एक प्रमुख विशेष क्षेत्र में इसी अल्पसंख्यक के लिए, इसी कम्युनिटी के लिए वह व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और उसी कम्युनिटी के लोग वोट देंगे। तो कम्युनल अवार्ड की व्यवस्था की गई। जो मैकडोनाल्ड थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उसने इस व्यवस्था का प्रारंभीकरण कर दिया। हमारे देश में मुस्लिम, सिख और दलित आदि वर्गों को बना दिया गया। बहरहाल दलित वर्ग को बना दिया गया। अब आरक्षण के इतिहास पर बात करते हैं। पूना पैक्ट की हम बात करना लाजमी हो जाएगा। अंबेडकर और गांधी के समझौते को हम कैसे भूल सकते हैं इस आरक्षण वाले सेगमेंट को हम पढ़ते हुए। तो पूना पैक्ट जब 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता होता है और इन्होंने बताया कि दलितों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए एक ही निर्वाचन क्षेत्र होगा और उसमें दलित वर्गों के लिए कुछ विशिष्ट आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाएगी। अब ऐसा क्यों किया गया? अब हिंदू से अलग दलित को किए जाने की प्रक्रिया थी ताकि हिंदू में भी, और हिंदू कमजोर हो जाए, हिंदुओं में भी बंटवारा हो जाए। लेकिन महात्मा गांधी और अंबेडकर के सूझबूझ के परिणाम स्वरूप जो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है, उसके तहत यह बात रखी गई कि जो मैकडोनाल्ड है उनके तहत जो कम्युनल अवार्ड लाया गया है जिसमें दलित वर्ग को अलग रखा गया है, ऐसा नहीं होगा। जो अल्पसंख्यक है उनको अलग रखिए, लेकिन दलित वर्ग हिंदू समाज का ही एक हिस्सा है, इसलिए जहां जहां हिंदू वर्ग हैं वहां पर दलितों के लिए कुछ सीटें दे दी जाएंगी। तो हिंदुओं के लिए एक ही निर्वाचन क्षेत्र होगा, उसमें दलित वर्गों के लिए कुछ विशिष्ट सीटों का आरक्षण प्रदान कर दिया जाएगा। आजादी के बाद संविधान सभा हमारे संविधान को तैयार करने वाली एक सभा थी।
तो उसी की बात करता है। आजादी के बाद संविधान सभा, 1947 में भारत आजाद, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। जब संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया तब जाति व्यवस्था आधारित सामाजिक भेदभाव में समाज में समानता के लिए एक बड़ी बाधा थी। अतः संविधान में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान पेश किया गया। जब हमारा देश आजाद हुआ तो संविधान सभा के द्वारा यह देखा गया कि जाति व्यवस्था आधारित जो सामाजिक भेदभाव है वह समाज में समानता के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। जाति आधारित जो हम लोगों की सामाजिक व्यवस्था थी भारत में, वह समानता अपनाने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा थी। तो उस बाधा को दूर करने के लिए संविधान में सामाजिक रूप से, किसके रूप से, सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं, आर्थिक राजनीतिक की बात नहीं किया, समाज में जो लोग पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो लोग छुआछूत का शिकार हैं, जो मंदिरों में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए कुछ अलग मंदिर है, उनके लिए पानी भरने के लिए नल की व्यवस्था, कुएं की व्यवस्था अलग है, ऐसे लोगों के साथ भेदभाव न हो, इसके लिए संविधान में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान पेश कर दिया गया। इस दौरान संविधान सभा में काफी तीखी बहस हुई। आरक्षण का आधार एक प्रमुख मुद्दा बना और विरोध और समर्थन इसका दोनों हुआ। उसके बाद बात होती है कि संविधान में सामाजिक आधार पर एससी और एसटी के लिए आरक्षण को शामिल कर दिया गया। ताकि बहुत नोकझोंक, पक्ष और विपक्ष की बातों के बाद तर्क को समेटते हुए यह निर्णय लिया गया कि संविधान में सामाजिक आधार पर एससी मतलब अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, और एसटी अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है। अब आइए आगे देखते हैं वर्तमान व्यवस्था की, जो अभी की हमारी व्यवस्था है। आजादी के बाद, आजादी के समय केवल एससी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। लेकिन वर्ष 1991 की बात है, मंडल आयोग जो आया था, मंडल आयोग की सिफारिशें आती है, मंडल कमीशन की सिफारिशें आती हैं और उसके बाद आरक्षण के दायरे में ओबीसी को भी शामिल कर लिया जाता है। अर्थात 1991 के पहले जो सामाजिक आधार पर भारत में आरक्षण की व्यवस्था थी केवल एससी और एसटी को दी जाती थी। लेकिन मंडल कमीशन का गठन होता है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1991 में आती है और उनकी संस्तुतियों के आधार पर अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी आरक्षण की व्यवस्था दी जाने की व्यवस्था की जाती है। वही बात कर रहा है कि 1991 में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद आरक्षण के दायरे में ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया। 2019 में जब 103वां संविधान संशोधन हुआ, वर्ष 2019 की बात है, 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब पारित किया गया तब उसमें आर्थिक रूप से कमजोर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की बात की गई। अब 103वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया 2009 में और उस संविधान संशोधन के पीछे का ही यह लक्ष्य था कि अब तो हमने सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, उनके सामाजिक उत्थान के लिए और के लिए हमने काम कर दिया, आरक्षण की व्यवस्था दे दी। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वैसे वर्ग को हम मुख्य धारा में कैसे लाएंगे? वह वर्ग जो हाशिए पर खड़ा है, सामाजिक भेदभाव का तो शिकार नहीं है, लेकिन उनके सामने बहुत संवेदनशील परिस्थितियां मौजूद रहती है, तो उनको भी समाज के मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए वर्ष 2019 में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया और उसके तहत 10% अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई और कहा गया कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनके लिए इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह जो 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया, यह आरक्षण 50% के आरक्षण की सीमा के अतिरिक्त दिया गया। अब जो 2023 में 106वां संविधान संशोधन पारित, महिलाओं को विधायिका में आरक्षण दिया गया। अब आरक्षण के बारे में जो विधायिका है, चाहे वह राज्यों की विधायिका हो, चाहे लोकसभा में की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए, विधान परिषद की बात की जाए, तो उसमें हमारा 106वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू करके ऐसी व्यवस्था की गई वर्ष 2023 में कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई। बहरहाल अभी इस आरक्षण की व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है। वर्तमान में जो हमारी व्यवस्था है वह किस वर्ग को कितने आरक्षण देने की व्यवस्था है, तो जो शेड्यूल कास्ट है उनको 15% आरक्षण दिया जाता है, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% आरक्षण दिया जाता है, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाता है। अर्थात
100% में सबका अलग अलग अपनी हिस्सेदारी है। अगर एससी की बात की जाए तो एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को ये 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की व्यवस्था मिलती है। तो अगर हम देख लिया जाए तो भारत में कुल आरक्षण की व्यवस्था 59.5% हो गई है। अब भारतीय संविधान में आरक्षण की क्या व्यवस्था है, आइए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। संविधान में हम कुछ अनुच्छेदों को देखेंगे। पहला हमारा जो भाग होगा मूल अधिकार, भाग 3 के कुछ अनुच्छेद हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो जो अनुच्छेद 15(4) और 16(4), अनुच्छेद 15(4) और 16(4) राज्य और केंद्र सरकारों को एससी एसटी समुदायों के लिए शिक्षण संस्थानों और सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। 15(4) क्या है? शिक्षण संस्थाओं में सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 15(4) क्या है? सरकारी संस्थाओं में सीटों का आरक्षण किस वर्ग के लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए। और अनुच्छेद 16(4) जो हमारे संविधान का है, मूल अधिकार के तहत है, यह सरकारी सेवाओं में राज्य और केंद्र सरकारों को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समुदायों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था को व्यवस्थित रूप करता है और कानूनी मान्यता प्रदान करता है। तो हमारे संविधान में 2 अनुच्छेद इससे जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 15(4) जो सरकारी संस्थाओं में एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए सीटों के रिजर्वेशन की बात करता है, और अनुच्छेद 16(4) सरकारी नौकरी में, सरकारी सेवाओं में एससी और एसटी कम्युनिटी समुदाय के लोगों के आरक्षण की व्यवस्था को व्यवस्थित रूप देता है। अब आगे इसके पीछे धारणा क्या है? धारणा यह है कि जो हमारा अनुच्छेद 14 है, 15 है और 16। अब अनुच्छेद 14 क्या है? कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अर्थात कानून के समक्ष समानता होगा और सबको समान संरक्षण दिया जाएगा, लेकिन समान के बीच समान व्यवस्थाएं लागू होगी, असमान और समान के बीच ऐसी व्यवस्थाएं नहीं लागू होगी। अगर कहीं पर प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनके लिए विशेष व्यवस्था होगी, और कोई एक भारत का नागरिक जाता है, आम नागरिक जाता है, तो उसके लिए अलग व्यवस्था होगी। अर्थात जो समान लोगों के लिए ही समानता के अधिकार को दिया गया है, असमान लोगों में समानता की व्यवस्था नहीं लागू की गई है। तो यही बात किया गया है कि जो अनुच्छेद 14, 15, 16 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 14 यह कहता है कि कानून के तहत समानता और कानून का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। वहीं अगर अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो भेदभाव के उन्मूलन की बात करता है। भेदभाव के उन्मूलन का आधार क्या है? लिंग है, जाति है, धर्म है, मूल वंश है, जन्म स्थान है। अर्थात किसी के साथ धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसका उन्मूलन हमारे संविधान में किया गया है। एक अनुच्छेद जो अनुच्छेद 16 है वह सार्वजनिक रोजगार पद और भेदभाव नहीं। यह कहता है हमारा अनुच्छेद कि निम्नलिखित पृष्ठभूमियों को आधार मान के, निम्नलिखित आधारों पर, वह धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, निवास के आधार पर सार्वजनिक रोजगार और पदों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 3 अनुच्छेद की हमने बात की, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 14 में देखा गया कि कानून के तहत समानता और समान संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 15 क्या किया गया है? भेदभाव का उन्मूलन नहीं किया जाएगा। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर, लिंग के नाम पर, आदि के नाम पर आप भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 16 कह रहा है कि सार्वजनिक रोजगार के पदों पर भेदभाव का निषेध किया गया है, और उसका भी आधार वही होगा जो अनुच्छेद 15 का भेदभाव के उन्मूलन का आधार है। अब बातें हो ही जाती है तो फिर आरक्षण क्यों दिया जाता है, इस पर बहस होनी चाहिए। तो आरक्षण क्यों? असमानों के साथ समान व्यवहार से बड़ी कोई असमानता नहीं। एक राजनीतिक शास्त्री हुए जिनका नाम है फेलिक्स फ्रैंकफर्टर ने यह कहा कि असमानों के साथ समान व्यवहार से बड़ी कोई असमानता नहीं है। मतलब असमानों के साथ समान व्यवहार, मतलब आप बात समझिए, यहाँ 2 ग्रुप है, एक व्यक्ति इस पायदान पर है और एक व्यक्ति इस पायदान पर है, और इनके साथ अगर समानता का व्यवहार किया जाए, दोनों असमान हैं। इनको 100 स्टेप जाना है तो ये 90 स्टेप पहुंच चुके हैं, और इनको भी 100 स्टेप जाना है तो ये 30वें स्टेप पर है, और एक ही समय दे दिया जाए कि आप 100 स्टेप पार करके पहुंचिए, तो यह
समानता का व्यवहार नहीं होगा। यह क्या है? असमानताओं के साथ समान व्यवहार की बात कर रहा है। इससे बड़ी कोई असमानता नहीं होगी। अर्थात जो व्यक्ति एकदम छत के पास पहुंचा है, बस बैठना बाकी है उसको, और कोई व्यक्ति अभी सीढ़ी पर खड़ा है, उसको अभी चढ़कर बैठना बाकी है, और दोनों के लिए एक ही समय दिया जाएगा, एक ही व्यवस्थाएं दी जाएगी, तो क्या होगा? जो नीचे वाला व्यक्ति है वह कभी ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। तो वही जो यह फेलिक्स फ्रैंकफर्टर है, इन्होंने यह कहा कि असमानों के साथ समान व्यवहार अगर हम करते हैं तो इससे बड़ी कोई असमानता नहीं है। अब आगे हम 77वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 की आइए हम बात करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया? 77वें संविधान संशोधन 1995 में संविधान में के अनुच्छेद 16 में एक नया उपखंड 4A को शामिल किया गया, और जिसको पदोन्नति में आरक्षण की बात कही गई। अर्थात प्रश्न पूछेगा कि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कब की गई? तो 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा हमारा जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण अनुच्छेद 16 के तहत था, तो उसी अनुच्छेद 16 में एक उपखंड 4A को शामिल कर लिया गया। अब उसके बाद 85वां संविधान संशोधन 2001 पारित किया जाता है। उसमें खंड 4A में संशोधन किया जाता है, और पदोन्नति में आरक्षण के दौरान एससी और एसटी उम्मीदवारों को अनुषंगी वरिष्ठता प्रदान की जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ? अनुषंगी वरीयता का मतलब कि अगर कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, 10 वर्ष बाद अगर उसका प्रमोशन होता है, और कोई एससी एसटी कम्युनिटी का है, ओबीसी कम्युनिटी, एससी एसटी कम्युनिटी का है, और तो उसको क्या किया जाएगा? उसको पदोन्नति 8 साल में ही दे दिया जाएगा, 6 साल में ही दे दिया जाएगा। उसकी संख्या बल के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है। यह सामान्य बातें बता रहे हैं। बहरहाल यह अनुषंगी जो वरिष्ठता है यह बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा है, और इस पर बार बार विवाद होते चले आए हैं। उसके बाद संविधान में विधायिका में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके लिए अनुच्छेद 330, 332, 243D, 337 और 335 जैसे अनुच्छेदों को शामिल कर लिया गया। अब आइए आगे हम बात करते हैं ओबीसी और क्रीमी लेयर। ओबीसी आरक्षण और क्रीमी लेयर, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस और क्रीमी लेयर, इसमें आरक्षण की क्या बात है? आइए इसको देख लेते हैं। तो जो हमारा अनुच्छेद 340 है, वो राष्ट्रपति ने दिसंबर 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी। आयोग का जो गठन था वह भारत के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के मानदंड निर्धारित करने और उनकी उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना था। जो 1978 में बीपी मंडल कमीशन का गठन किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य यह था कि भारत के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के मानदंड निर्धारित करने और उनकी उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। अब मंडल आयोग क्या हुआ? मंडल आयोग ने भारत की आबादी में लगभग 52% ओबीसी है, अतः इनको 27% आरक्षण की व्यवस्था दी जाए। मंडल आयोग ने क्या कहा कि पूरे भारतवर्ष में जो ओबीसी कम्युनिटी है उनकी आबादी 52% के आसपास है, इसलिए जो इनका आरक्षण है वह 27% तक दिया जाए। मंडल आयोग की सिफारिश आई। उसके बाद अगला मामला आता है इंदिरा साहनीवाद। इंदिरा साहनीवाद भी आरक्षण में एक मील का पत्थर साबित करने वाला वाद है, इसका निर्णय है। तो इंदिरा साहनीवाद 1972 में आया। इसमें 27% आरक्षण को चुनौती दी गई। जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया था 27%, उस आरक्षण को चुनौती दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश कर दी गई। अब तो जब इंदिरा साहनीवाद में 27% ओबीसी के आरक्षण को चुनौती दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने फैसले में एक क्रीमी लेयर की अवधारणा को सेट कर दिया गया, लागू कर दिया गया, पेश कर दिया गया। अब ओबीसी के भीतर तुलनात्मक रूप से बेहतर समुदाय आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसका अर्थ क्या होगा कि क्रीमी लेयर के अंदर कुछ ऐसे समाज है, कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसी जातियां हैं जो आरक्षण का लाभ लेकर वो काफी ऊपर पहुंच गई है। अब उनको आरक्षण का लाभ ओबीसी कम्युनिटी के अंदर नहीं मिलेगा। ओबीसी कम्युनिटी के अंदर उन्हीं लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, उन्हीं जातियों को लाभ मिलेगा जो इस आरक्षण का फायदा नहीं उठाई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनीवाद में जब 27% ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण को चुनौती दी गई, तो क्रीमी लेयर को पेश कर दिया गया, क्रीमी लेयर की अवधारणा को पेश कर दिया गया। अब प्रश्न उठता है एससी एसटी का उपवर्गीकरण। अभी आपने देखा मामला जोर पकड़ा था, चारों तरफ आंदोलन हो रहे थे,
मतलब आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था, एससी और एसटी का जो आरक्षण है उसमें उपवर्गीकरण की बात कर दी गई। अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को अस्पृश्यता से पीड़ित जातियों और नस्लों को एससी के रूप में सूचीबद्ध करने की अनुमति है। अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति ऐसे लोगों को सूचीबद्ध कर सकता है। उपवर्गीकरण क्यों कर दिया गया, मतलब एसटी में भी उपवर्गीकरण, एससी में भी उपवर्गीकरण क्यों कर दिया गया? तो एससी मतलब शेड्यूल कास्ट सूची में कुछ समूहों को दूसरी की तुलना में कम प्रतिनिधित्व मिला है। अर्थात यह कहा जा रहा है कि जैसे ओबीसी कम्युनिटी की बात करें तो यादव कम्युनिटी है, वह ओबीसी की अन्य कम्युनिटियों के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा ओबीसी आरक्षण का फायदा उठा ली है। वैसे एससी एसटी में भी कई ऐसी जातियां हैं जो एससी एसटी के अन्य जातियों के रिस्पेक्ट में क्या की है, ज्यादा फायदा उठा ली है। तो इसलिए एससी एसटी में आरक्षण की उपवर्गीकरण की बात कर दी गई और यह बात अभी वर्तमान में की गई है। विवाद की शुरुआत 1975 में होती है जब पंजाब ने वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदाय को एससी में आरक्षण में पहली प्राथमिकता दी। विवाद अभी प्रारंभ नहीं हुआ, विवाद 1975 में भी हो गया। पंजाब से ही विवाद का प्रारंभ होगा। कब प्रारंभ हुआ? जब पंजाब की सरकार ने वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदायों के लिए एससी आरक्षण में ही आरक्षण दे दिया। मतलब एससी आरक्षण जितना है, मान लीजिए 10% शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिल रहा है, तो पंजाब सरकार ने क्या की, जो वाल्मीकि है और मजहबी सिख है उनको लिए उस 10% में 5% आरक्षण दे दी कि उस 10% में 5% जो एससी का आरक्षण है उसको बांट दिया और कहा कि यह मजहबी सिखों के लिए और वाल्मीकि समुदाय के लोगों के लिए ही है। वहीं से विवाद प्रारंभ होता है। शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश में ईवी चिनैया मामले में इसी तरह के कानून को रद्द किया और बताया कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। हालिया संदर्भ की बात करते हैं। एससी ने राज्यों को, एससी मतलब यहाँ पर एससी से मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ का सर्वोच्च न्यायालय? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एससी एसटी श्रेणियों के भीतर उपवर्गीकरण बनाने की अनुमति दी है ताकि इन श्रेणियों के भीतर सबसे पिछड़े समुदायों को व्यापक सुरक्षा प्रदान की जाए। सुप्रीम कोर्ट का अभी हालिया फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि आप जो है एससी और एसटी कम्युनिटी में क्या करिए, जो निम्नतर जातियां हैं उनके लिए वर्गीकरण की व्यवस्था आप करिए ताकि इन जो श्रेणियां हैं उनके भीतर पिछड़े समुदायों को व्यापक सुरक्षा प्रदान की जा सके। यह जो फैसला आया 7 जजों की बेंच के द्वारा सुनाया गया था, जिसमें 6 जजों ने पक्ष में और 1 जज ने विपक्ष में फैसला सुनाया था। इस पर एक हमारी डिटेल वीडियोस है, आप चाहे तो 11 क्लासेस चैनल पर जाकर इस वीडियो को टटोल सकते हैं और देख सकते हैं। इसमें ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में शीर्ष अदालत के 2004 के फैसले को पलट दिया गया और कहा गया कि एससी एसटी मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सूची एक समरूप समूह है और जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। 2004 का जो फैसला आया था जिसमें यह बताया गया था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक समरूप जाति है, एक समरूप समूह है। अब इसको कैसे विभाजित, समरूपता को हम कैसे विभाजित कर सकते हैं? लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 6-1 से यह फैसला सुनाते हुए और इस समरूपता को पलट दिया और कहा कि एससी और एसटी में भी उपवर्गीकरण किया जा सकता है और यह राज्यों का अधिकार होगा और जो कानून द्वारा विधिमान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आइए बात करते हैं। तो मद्रास बनाम श्रीमती चंपकम दोराईजामन मामला 1951 का आता है और मद्रास के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें जात के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद बात होती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। अनुच्छेद 16 में नौकरियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। पहला जो संविधान संशोधन पेश किया जाता है अनुच्छेद 15 खंड 4 में पेश किया जाता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला आता है। आइए अब उस मामले को हम देखते हैं। जो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की अवधारणा को पेश कर दिया। क्रीमी लेयर और 50% आरक्षण की सीमा उसमें पेश की गई कि मतलब जो आरक्षण होगा वह क्या होगा, 50% से अधिकतम नहीं दिया जा सकेगा। तभी आपने देखा कि बिहार सरकार के द्वारा जो आरक्षण था वो 65% के आसपास कर दिया गया था। उसको पटना हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया और आगे सुप्रीम कोर्ट में भी अगर उसमें अपील की गई तो उसको भी वह निरस्त कर दिया गया। एम नागराजन बनाम भारत संघ का मामला 2006 में आता है जिसमें अनुच्छेद 16 का उपखंड 4A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रख दिया जाता है। अनुच्छेद 16(4) क्या है?
सरकारी नौकरियों में SC/ST कम्युनिटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था को वैधता प्रदान कर दी गई। एम नागराजन बनाम भारत संघ का 2006 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा। अब आरक्षण नीति को संवैधानिक रूप से वैध होने के लिए 3 संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। कौन कौन सी वो संवैधानिक आवश्यकताएं हैं? देखना होता है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है, समुदाय है, वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है कि नहीं। दूसरा यह देखा जाता है कि सार्वजनिक रोजगार में SC/ST समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है कि नहीं। और तीसरी बात यह देखी जाती है कि आरक्षण नीति प्रशासन में समग्र दक्षता को प्रभावित करती है कि नहीं। ऐसा नहीं कि जो आरक्षण की नीति है वह समग्र दक्षता को ही प्रभावित कर दें, तो इस प्रकार से भी आरक्षण हम नहीं देंगे। इन 3 पहलुओं का हम ध्यान रखेंगे। ये रहा आजादी के पूर्व से वर्तमान तक की आरक्षण के इतिहास को लेकर हमारी बातें। आपको यह कक्षा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।